स्टूडेंट्स आज हम केस 2 डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का स्टेट वर्सेस 200। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस केस के जो फैसला हुआ था इसमें जो जजमेंट्स दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो आगे आपके दो और इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसमें जजमेंट इस्तेमाल होती है, तभी हम इस केस लॉ को पढ़ते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिलेबस का हिस्सा है, तो उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन सबसे पहले वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि PLD 1958 SC 533 केस नंबर भी वो पूछ सकता है कि इसको डिस्कस करो, और इसमें इसके जो पार्टीज हैं दोनों वो भी उसको भी कह सकते हैं कि स्टेट वर्सेस 200 का केस डिस्कस करो। अब पहला केस जो मैंने आपको समझाया है उसमें भी मैंने बताया था आपको कि आपको केस नंबर भी आना चाहिए और पार्टीज भी दोनों पता होनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन हल होगा। कोई पता नहीं है एग्जामिनर पेपर किस तरह बनाएगा, किस तरीके से पूछेगा, ठीक है, तो आपको केस नंबर भी आना चाहिए और उनके पार्टीज़ के नाम भी आने चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले जितने पॉइंट्स हैं इनको अपने दिमाग में आपने स्केच बनाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। इसमें इंट्रोडक्शन है, बेंच ऑफ फेडरल कोर्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द केस है, पिटीशन इन लाहौर हाई कोर्ट अगेंस्ट FCR, डिसीजन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट डिसीजन, फिर अपील हो गई थी फेडरल कोर्ट में, फिर डिसीजन ऑफ फेडरल कोर्ट और कंक्लूजन। जब आपको ये सारा सिनेरियो पता होगा, बाकी आगे जाके आप चीज़ें खुद ही लिख सकते हो। तो बहुत ही आसान के ऐसे ऐसे मैं बनाता हूँ अपनी स्लाइड्स के, एवरेज स्टूडेंट भी उसको मतलब पास कर जाए, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन जिस तरह मैं पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि जुडिशरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लॉ, इट डेवलप्स लॉ by giving judgment will become precedents, so precedents may be recorded as source of law in Pakistan to the superior courts give judgment which become precedents, and there have been a lot of important leading cases in history of Pakistan, and state versus those is one of them। का जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट यूज़र लॉ में। इनकी जो जजमेंट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं और प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ लॉ रिकॉर्ड किए जाते हैं। पाकिस्तान में भी अगर कोई जजमेंट किसी सुपीरियर कोर्ट में हुआ तो वो भी प्रेसिडेंट बन जाती हैं लोअर कोर्ट्स के लिए। एंड देयर हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस, ऐसे लोअर कोर्ट्स के लिए नहीं, दोनों कोर्ट्स के लिए, सॉरी। तो जब एक बड़ी कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट से जजमेंट बन जाती है वो एक प्रेसिडेंट बन जाती है, फिर उसके तहत ही फैसले होते हैं, वो जजमेंट्स एज अ यूज़ हो सकती हैं। But there has been important leading cases in the history of Pakistan state versus those is one of them। अब यहाँ तक जब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तक आपने जितने भी केस लॉज आएंगे इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है, और जो केस लॉ में पार्टीज होंगी फिर आगे आपने लिखना है कि वो पार्टी इज़ वन ऑफ दम, ठीक है। अब इस केस को ज़्यादा फेम क्यों हासिल है, क्योंकि इसने इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया था दी लेजिटिमाइजेशन ऑफ मार्शल लॉ इम्पोज्ड बाय सिकंदर मिर्ज़ा ऑन 7 अक्टूबर 1958। ये चीज़ भी आप अगर स्टेटमेंट लिख देते हो तो एग्जाम में तो अच्छी बात है, नहीं अगर लिख सकते तो इंट्रोडक्शन वहाँ तक भी बहुत है। अब बेंच ऑफ फेडरल कोर्ट, उस वक्त जो फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके बेंच में जो जजेस थे वो उनके नाम क्या क्या थे ये आपने लाजमी लिखने हैं। अब इसमें चीफ जस्टिस मोहम्मद मरीज, इसमें चीफ जस्टिस मोहम्मद मरीज थे, फिर जस्टिस अमीरुद्दीन थे, फिर जस्टिस शहाबुद्दीन थे, फिर जस्टिस और कर्नल्स थे। अगर आप ये भूल जाते हैं, कुछ जजेस के नाम भूल जाते हैं, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं फेडरल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 4 जजेस इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस मोहम्मद मईन अदर 3 जजेस। अब चीफ जस्टिस का नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखना है, और बाकी अगर भूल जाते हो तो यूँ लिख दो कि चीफ जस्टिस ये थे और रिमेनिंग अदर जजेस थे। हर केस लॉ के अपने बेंच होगा और उसके अपने ही जजेस होंगे, ठीक है, तो ये ज़रा एहतियात से लिखना है। अब इसके फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स फॉलोइंग फैक्ट्स है जी, अरेस्ट एंड conviction of those who imposition of martial law end of 1956 constitution और law continues in force order, ठीक है। अब सबसे पहले ये पॉइंट्स बना दिए गए ताकि आपको इजी हो जाए स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ एक्सप्लेन करने में। अब सबसे पहले अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ 200। अब 200 कौन था जी, एक मर्डर टुक प्लेस हुआ था इन द लोरा लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान में, और पर्सन नेम 200, उस बंदे का नाम 200 था, उसे मर्डर हो गया था, तो ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंड ओवर टू द काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो जरगे के बड़े थे उनके सामने उसको पेश किया गया। द काउंसिल ऑफ एल्डर्स चार्ज हिम, यानी डेथ पेनल्टी सुना दी गई अंडर सेक्शन 11 ऑफ FCR, यानी फॉर्चुनेट क्राइम रेगुलेशन ऑफ 1901, जिसके तहत जरगे फैसले करते थे उसके मुताबिक उसको सज़ा सुना दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 7 1958 को द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंटेम्परेरी डिक्लेयर मार्शल लॉ इन द कंट्री एंड मेड अयूब खान द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अब जब मार्शल लॉ लगा तो एंड ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पहला जो है वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। फिर उसी के बाद राइट आफ्टर दी मार्शल लॉ 3 दिन बाद ऑन अक्टूबर 11 अक्टूबर 1958 लॉ कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर जारी हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू
विच ऑल अदर लॉज, जितने लॉज थे वो सारे वैलिड थे एक्सेप्ट 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, और बाकी जो कोर्ट्स थी वो उनकी जुरिस्डिक्शन रिस्टोर कर दी गई। Thus, the law continues in force. Order 1958 was a new legal order which replaced the old legal order such that 1956 Constitution. ये जो important fact of the case थे। अब अगर पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में अगेंस्ट FCR में जो 200 के रिलेटिव्स थे उन्होंने अगेंस्ट जिरगा जो है लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन जाहिर कर दी। उन्होंने चैलेंज किया कि जो सेक्शन 11 ऑफ FCR 1901 है वो अगेंस्ट आर्टिकल 5 और आर्टिकल 7 और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, लाहौर हाई कोर्ट डिसाइडेड द केस इन द फेवर ऑफ 200 एंड डिक्लेयर किया कि FCR का जो फैसला है वो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 5 और 7 के अगेंस्ट है, यानी इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। Thus, Lahore High Court decided the proceeding orders as null and void under Section 11 of FCR 1901। अब इस केस के कॉन्सिक्वेंस क्या निकल सकते थे, यानी FCR जो है जी उसने जो अगर ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है जी कि ये गलत फैसला करार दिया गया FCR के, देन क्वेश्चन ये भी रेज हो सकते थे कि जो पिछले फैसले थे जो FCR के अंडर हुए थे उन पर भी क्वेश्चन उठ सकता था कि वो भी वैलिड है कि वो भी इनवैलिड है। 1956 when the new constitution was announced, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है, बहुत बड़ा इफेक्ट और ये इस डिसीजन का, ये भी आपने लिखना है। उसके बाद अपील टू फेडरल कोर्ट। अब जो फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने अपील कर दी जी फेडरल कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। द फेडरल कोर्ट डिसाइडेड, जब फेडरल कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 13 अक्टूबर 1958 की होगी, लेकिन यहाँ से इस केस को पूरा 360 लगता है कि 13 अक्टूबर को 200 के केस की हियरिंग होनी थी और 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ इम्पोस्ट हो जाता है। जब मार्शल लॉ इम्पोस्ट हो गया तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन वो टर्मिनेट हो गया और वो सारे इस केस को यहाँ पे 360 लगेगा अभी। अब डिसीजन ऑफ फेडरल कोर्ट, यानी फेडरल कोर्ट ने जो कलेक्टिवली डिसीजन अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट में दिया और उसमें क्या क्या फेडरल कोर्ट्स के जो जजमेंट्स थी, यानी लीगलाइजेशन ऑफ 1958 मार्शल लॉ, दूसरा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कंटिन्यूस फोर्स ऑर्डर जो मार्शल लॉ के 3 दिन बाद लगा, फिर रिस्टोरेशन ऑफ FCR का जो फैसला था जिरगे का उसको रिस्टोर किया गया और डिसीजन ऑफ द जिरगा जो है जी उसको वैलिड करार दिया गया। अब इसको आपने थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है, यानी द जजमेंट हेल्ड दैट 1958 martial law imposed is a kind of peaceful resolution which is not recited or opposed by the common people। यानी ये जो बड़ा जो मार्शल लॉ लगाएगा ये पीसफुल रेवोल्यूशन था और इसको जो है अपोज नहीं किया किसी कॉमन पीपल ने। दिस क्लियरली डिफाइंस द पीपल आर हैप्पी विद द चेंज सॉरी द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ जो लगाया गया जी अकॉर्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो थ्योरी थी हान कैंसल की, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक लगाया गया और देयर फॉर दिस रेजोल्यूशन ऑफ मार्शल लॉ इज लीगल एज लॉन्ग एज सेटिस्फाइड द कॉमन पीपल। जब ये लीगल हो गया तो लॉ कंटिन्यूस फोर्स ऑर्डर जारी हो गया जी और जिसने विच रिप्लेसेस द ओल्ड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर रिस्टोरेशन ऑफ FCR, द फेडरल कोर्ट ने डिसाइड किया कि 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जब टर्मिनेट हो गया रिप्लेस्ड हो गया, देयरफॉर FCR 1901 वाज स्टिल इनवैलिड इन फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ कंटिन्यूस फोर्स ऑर्डर 1958। और अगर वो वैलिड है तो डिसीजन ऑफ द जिरगा वो भी वैलिड है, जो उन्होंने फैसला किया था जो उसको पनिशमेंट दी गई थी वो भी वैलिड करार दी गई। अब आपने इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में जो आप जितनी सारी चीज़ें हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको अपनी वर्डिंग में भी बना के लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। टू कंक्लूड द ओवरऑल डिस्कशन फ्रॉम वी कैन से दैट because of the law continuous force order 1950 was still in force and federal court decision were based on the Hans Cancel theory legal or positivism or doctrine of necessity। ठीक है जी, ये हो गया जी 20 नंबर का क्वेश्चन। आपने इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, ओके, बड़ा इजी करके बड़ा आसान करके मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि एवरेज स्टूडेंट भी इसको क्लियर कर जाए इंशाल्लाह। बाकी जितने केसेस हैं उस पर मैं वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, ओके। गुड लक स्टूडेंट्स।